नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के न्यूज़पेपरों के कौन से एडिटोरियल संपादकीय पार्ट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, एक क्लास आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा देगी, और अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ से आप लोगों को मिलेंगे जो वहाँ मददगार साबित होंगे। और अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तब भी मुझे लगता है कि इन एडिटोरियल को आपको पढ़ना चाहिए। आपकी सोच विकसित होगी और आपकी एक तरह से आप देखिए आंकड़े आपको मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा आप लोगों को उनसे। ठीक है। और देखिए, आप देख रहे हैं कि एक मुद्दा काफ़ी समय से हमारे देश में चर्चा में बना हुआ है। वो आप लोग देख रहे हैं कि कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट में जो आप देखते हैं कि नियुक्तियां होती हैं ना न्यायाधीशों की, उसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। और आपने एक बात नोट की होगी कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी, और संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है, और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और वर्तमान में आप देखेंगे 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और इससे पहले भी इस तरह के आर्टिकल आते रहे हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह गोपनीयता के अंधेरे में काम करता है। और इसमें आप देखेंगे, अगर आप लोग देखें तो संविधानिक इसमें नियुक्तियों की, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, यदि वह आवश्यक समझता है तो। और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। और 1950 से लेकर 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा थी। लेकिन 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन किया गया था, जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर, जिनका नाम एन रे, को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर आप देखेंगे 1977 में इसका पुनः उल्लंघन किया गया था। 1977 में इसका पुनः उल्लंघन किया गया था, जब तत्कालीन 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर एम यू बेक को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आप देखेंगे 1950 से लेकर 1973 तक ऐसी परंपरा थी कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। लेकिन 1973 में इसका उल्लंघन किया जाता है, और 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उन्हें छोड़कर एन रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। और इसी तरह का उल्लंघन 1977 में होता है, जब 10 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, उन्हें छोड़कर एम यू बेक को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। और सरकार की स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में रद्द कर दिया था, और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। और इसमें परामर्श और कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद क्यों है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधान में परामर्श शब्द की अलग अलग व्याख्या की है। प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में आया था। इसमें न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, और इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान प्रदान से है। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में आता है। इसमें न्यायालय ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तीसरा न्यायाधीश के मामला होता है 1998 में, और न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है, और मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है। और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। यदि 2 न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो उसे सरकार को नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए।
और अदालत ने माना कि परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। और कॉलेजियम प्रणाली की बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से हुई थी और यह 1998 से चलन में है। और इसका उपयोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए किया जाता है। और भारत के मूल संविधान में या संशोधन में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर आप देखेंगे सवाल खड़ा होता रहता है। और न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक से अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो यही बात हो रही है और इसी को लेकर आप देख रहे हैं विवाद बना हुआ है। तो सब उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। पहले भी हम लोग कई बार इस तरह की आर्टिकल के बारे में देख चुके हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। और जो फेसबुक पेज है अपना उस पर इसे शेयर भी कर दिया गया, ठीक है, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है चुनाव आयोग की। आपसे जैसा कि बात किया हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भी आप देखते हैं कि स्वायत्त एक तरह से संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना करने की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और अनुच्छेद 324 में आप देखते हैं कि चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने, इनके आधार पर मतदान के लिए आयोग नहीं ठहराने का प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर बात होगा, यानी कि 18 साल की आपकी उम्र हो चुकी है तो आप लोग वोट डालने जाते होंगे। अनुच्छेद 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति की बात करता है। 329 चुनाव मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बात करता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग में मूलतः एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था सबसे पहले शुरुआत में, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग फिर से बना दिया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया है। और तब से निर्वाचन आयोग में एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले रखी गई है। अब आप देखिए यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। मान लीजिए कोई IAS अधिकारी वर्तमान सत्ता पार्टी की जो पार्टी है उसके करीबी है और उसकी उठाकर अगर आप देखिए उसे मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बना दिया जाए तो वो तो आप देखिए सरकार की एक तरह से उंगलियों पर काम करेगा, वो जो कहेंगे वही करेगा। और ये आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति भले ही नियुक्ति करता है। अगर प्रधानमंत्री आज के आप देखिए द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, इन्हें किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, आप सभी जानते हैं। अगर आप सोचिए कि प्रधानमंत्री साहब इनसे कहें कि इसकी व्यक्ति को आप उप राज्यपाल बना दीजिए इस राज्य का, तो आप देखते हैं कि ऐसा मना नहीं कर पाएंगी हमारी राज्यपाल साहिबा। और आपने देखा होगा कि कई राज्यों में राज्यपाल बीजेपी के नेता आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कर्नाटक चले जाइए आप लोग, थावर चंद गहलोत आप लोग देखते हैं। और अगर इसी तरह की नियुक्ति चुनाव आयोग में होने लगी तो चुनाव आयोग में भी इन्हीं के इशारों पर काम करेगा। तो ये आप देखिए लोकतंत्र के लिए खतरा भी रहेगा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं और खड़े होने लग जाएंगे, तो ये चिंता बनी हुई है। ये चल रहा है विवाद, देखते हैं क्या होता है, कुछ होता है या नहीं होता है। एक आर्टिकल आप देखेंगे जहरीली हवा से जूझते बच्चे। और आपको बता दूं कि वायु प्रदूषण, इस हवा को जो प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है,
इसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ होती है हर साल। भारत ही नहीं, दुनिया भर में विकास की रफ्तार के आगे जीवन रक्षा से जुड़े मानकों की अनदेखी जीवन भर भारी पड़ रही है। यह सच है कि विकास को गति देने के लिए संचार, परिवहन और उद्योग सभी आवश्यक हैं, मगर देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए वायु और संपूर्ण पर्यावरण को शुद्ध रखना भी उतना ही जरूरी है। और एक बात तो आप लोग भी मानेंगे कि जितना हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को, प्रकृति को, उतना शायद कोई और जीव नहीं पहुंचाता है। हम बड़े लालची होते हैं। आप देखिए गाय है एक, तो वो आप देखिए खाना खाती है, तो आप देखते हैं कि दूध देती है। आप देखिए कि उस वो बांधने के लिए अपना, ऐसा नहीं है कि उसे कोई लालच हो कि ये ज़मीन हड़पना है, ये ज़मीन हड़पना है। आज के समय में आप देख लीजिए, मानव की देख लीजिए, इंसान की देख लीजिए, एक घर है उससे काम नहीं चल रहा है, दूसरा भी बनाना है, तीसरा भी बनाना है। दुनिया में पहली बार किसी किए गए अपनी तरह के एक शोध में मानव जीवन के लिए खतरा बने प्रदूषण से जुड़ी डरावनी स्थितियां सामने आई हैं। भारत सहित दुनिया के 137 देशों में मां के गर्भ में ही जान गंवाने वाले 45,000 शिशुओं पर हुए अध्ययन में यह सामने आया है कि उनमें से 40% बच्चों की मौत का कारण हवा में मौजूद PM 2.5 कण था। तो समझ गए आप लोग कि इतना बच्चों की डेथ होती है, आप देखिए प्रदूषण के कारण। शोध में शामिल देशों में वर्ष 2010 में 23.1 लाख, 2019 में 19.3 लाख और 2015 के दौरान 20.9 लाख शिशु जन्म से पहले ही मर गए थे। और दुनिया में आने से पहले ही जान गंवा देने वाले शिशुओं में से 9.5 लाख बच्चों की मौत की बड़ी वजह हवा में मौजूद दूषित कण PM 2.5 था। और नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में छपे इस शोध के मुताबिक गर्भवती महिलाएं जब दूषित हवा में सांस लेती हैं तो गर्भनाल के जरिए हवा में मौजूद कण नवजात तक पहुंचते हैं और इससे भ्रूण का स्वास्थ्य आप देखेंगे कि प्रभावित होता है। और इतना ही नहीं, दम घोटू हवा का संपर्क में रहने वाली मां के शरीर में पल रहे भ्रूण या शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है और ऐसे में गर्भ के भीतर शिशु का विकास तो प्रभावित होता ही है, कई बार दम भी घुट जाता है। यह स्थिति वाकई चिंतनीय है। हाल के वर्षों में दुनिया के हर हिस्से में वायु प्रदूषण बढ़ा है और दिल्ली में आप लोग देख लीजिए, कई शहरों में आप देखिए, बिहार के कई शहरों में आप देखिए सांस लेना दुश्वार है। हवा में घुलता जहर इंसान ही नहीं, धरती पर मौजूद हर प्राणी के लिए खतरा बन गया है। भारत के महानगरों में तो नवजात और बड़े होते बच्चे भी दम घुटू हवा के घेरे में अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बन रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2021 में किए गए एक शोध के अनुसार दुनिया भर में हर साल 8.30 लाख नवजात बच्चों की अकाल मौत का कारण दूषित हवा है। यहाँ WHO की बात हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप सभी को बता दूं कि 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है ये। दरअसल बढ़ता वायु प्रदूषण जीवन से जुड़े हर हिस्से को प्रभावित कर रहा है और प्रदूषित हवा का हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और कैंसर के साथ गहरा नाता है। हवा में घुलता जहर हर आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। बच्चों में बढ़ रहे कैंसर के मामले की सबसे बड़ी वजह हवा में मौजूद हानिकारक तत्व ही है। हवा में मौजूद प्रदूषित कणों के बढ़ने से बच्चों का सहज विकास भी प्रभावित होता है और जिसके चलते जन्म के समय से ही बच्चों में शारीरिक मानसिक विकृति पैदा हो जाती है। और इससे आप देखेंगे कि इतना ही नहीं, हवा में घुलते जहर के चलती महिलाओं में गर्भपात के आंकड़े भी बढ़े हैं। और याद रहे, हवा की गुणवत्ता और गर्भस्थ तथा नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परस्पर गहराई से जुड़े हैं। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैटिक्स एंड एविलेशन द्वारा कुछ साल पहले किए गए एक साझा अध्ययन ग्लोबल वार्डन डिजीज अध्ययन के आंकड़े साफ बताते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वायु प्रदूषण फेफड़े के संक्रमण का अहम कारण बन रहा है। और याद रहे, भारत में आज भी श्वसन रोगों और निमोनिया बच्चों की मौत का सबसे बड़ी वजह है। बच्चों के अति संवेदनशील अंग हद से ज़्यादा बड़े प्रदूषण की मार झेलने में असमर्थ होते हैं और इसलिए वे जल्द ही
कई व्याधियों यानी कि बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। आज की बदलती जीवन शैली में बाहर प्रदूषण बाहर ही नहीं, घर के भीतर भी कम नहीं है। दोनों ही जगह वायु प्रदूषण गर्भस्थ और नवजात बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है। और ठंडे के मौसम में स्थितियां और भी खराब हो जाती हैं। हर वर्ष राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते बच्चों के स्कूल बंद करने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचानक बढ़ जाने की खबरें आती हैं। और विचारणीय यह भी है कि बदलती सामाजिक पारिवारिक स्थिति भी घर में पलते बच्चों और प्रदूषण की हालात से जुड़ी है। हाल के वर्षों में देर से शादी करने और बड़ी उम्र में मां बनने का चलन बढ़ा है और नतीजतन गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम भी बढ़े हैं। और नेचर कम्युनिकेशन के में छपे शोध में भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि दूषित हवा अधिक उम्र की महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशुओं के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। और आप देखेंगे नई पीढ़ी को दी जाने वाली धाती में हवा पानी की स्वच्छता हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होनी चाहिए, पर दुखद है कि दमघुटू हवा उनका जीवन जोखिम में डाल रही है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में विकास की रफ्तार के आगे जीवन रक्षा से जुड़े मानकों की अनदेखी जीवन पर भारी पड़ रही है। यह सच है कि विकास को गति देने के लिए संचार परिवहन उद्योग की सभी की आवश्यकता है, मगर देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए वायु और संपूर्ण पर्यावरण को शुद्ध रखना भी उतना ही जरूरी है। और वनों की अंधाधुंध कटाई से लेकर सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या, सुविधा संपन्न जीवन शैली के चलते विकासशील देशों की घनी आबादी वाले शहरों में हालात बेहद खराब ही चल रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि आप लोग इस घर से निकलते थे तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ देखते थे, आज उस जगह आप देखिए खाली पड़ी हुई हैं। हर आयु वर्ग में सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं। और याद रहे, भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हवा में घुले विषाक्त तत्वों के चलते आज एक बड़ी आबादी दमा, हृदय रोग, कैंसर, चर्म रोग आदि से ग्रस्त है। अगर हमारा देश हवा की गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्यों का सुधार कर लेता है तो 66 करोड़ लोगों की उम्र 3.2 साल और बढ़ जाएगी। ऐसे में उम्र की गिनती शुरू होने के पहले ही मासूमों का जीवन छिन जाना तो भयावह होते हालात की ओर इशारा करता है। अफसोस की बात यह है कि दूषित हवा के कारण भावी पीढ़ी या तो गर्भ में जान गंवा रही है या फिर बीमारियों के साथ संसार में आ रही है। और बच्चों को हम लोग भविष्य कहते हैं ना, देश का भविष्य कहते हैं। और बच्चों पर केंद्रित पिछले वर्ष आई यूनिसेफ की द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट में भी ऐसे खतरों को लेकर चेताया गया था। यहाँ यूनिसेफ की बात हुई है, इसके बारे में बता देता हूँ। इस तरह की संस्थाओं को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। हमेशा से आप लोगों से कह रहा हूँ कि चाहे राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उन्हें ज़रूर पढ़ा करिएगा। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और मूल रूप से आप देखेंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है इसे। अब आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो मानवतावादी और विकासात्मक प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। दुनिया भर में बच्चों की सहायता के लिए आप देखिए उनका ध्यान रखने के लिए ये काम करती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण नई पीढ़ी के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को गंभीर खतरा है। और बचपन से जुड़े जोखिमों के मोर्चे पर भारत भी दक्षिण एशिया के उन 4 देशों में शामिल है जो अत्यधिक खतरे में है। और इतना ही नहीं, प्रदूषण की वजह से बच्चों की बौद्धिक क्षमता भी प्रभावित हो रही है। और याद रहे, सेहत से जुड़ी परेशानियों का बढ़ना, स्कूल बंद होना और प्रदूषित हवा में सांस लेने के चलते बीमारियों से घिर जाना गंभीर खतरों की ही बानगी बन रहा है। ऐसे में उद्योगों और बढ़ते वाहनों से लेकर घरेलू कामकाज से उत्सर्जित होने वाली विषाक्त गैसों में कमी लाने को लेकर कोई ठोस और व्यवहारिक हल खोजना आवश्यक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि भारत में क्षमता है कि वह बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कम लागत में प्रभावी तरीकों से परिवर्तन लाए। जरूरी है कि आमजन भी अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सहूलियतें जुटाने के बजाय बच्चों को स्वच्छ परिवेश देने के बारे में सोचे। साथ ही प्रशासनिक मोर्चे पर भी दोषारोपण के बजाय दमघुटू हवा से निजात दिलाने की राय ढूंढी जाए। यह समझना बेहद आवश्यक है कि किसी भी तरह के विकास के मायने मानवीय जीवन से बढ़कर नहीं हैं।
आप सोचिए विकास वो किस काम का? आप देखिए, जब मानव ही स्वास्थ्य नहीं होगा, देश के लोग ही स्वस्थ नहीं होंगे। यहाँ एक आपने देखा होगा कि PM 2.5 कण की बात हुई है। तो PM 2.5 और PM 10 यानी कि 10 वायु गुणवत्ता को मापने का पैमाना है। PM का मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। PM का मतलब होता है यहाँ पार्टिकुलेट मैटर, जो हवा के अंदर सूक्ष्म कणों को मापते हैं। PM 2.5 और 10 हवा में मौजूद कणों के आकार के को मापते हैं, और PM का आंकड़ा जितना कम होगा, हवा में मौजूद कण उतने ही अधिक छोटे होंगे। तो उन्हीं छोटे कणों की बात हो रही है। तो आज के न्यूज़पेपरों में मुझे लगता है कि ये 2 आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण लगे, तो इन्हें बता दिया है। और एक आप देखें कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो उसी पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा है कि पिछले कई न्यूज़पेपरों में हम लोगों ने कई आर्टिकल में उन पर बात भी की है। G20 के बारे में बता देता हूँ। 26 सितंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। माफ करिए, 26 सितंबर 1999 में। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक लाना इसका उद्देश्य है। और इसमें 20 सदस्य देखते हैं, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। तो देखिए क्या रहता है कि आज मान लीजिए कि आज कोई खबर, कोई आर्टिकल, कोई संपादकीय दैनिक जागरण में छपा हुआ है, दैनिक जागरण में, हो सकता है कि वही आर्टिकल कल दैनिक भास्कर में, जनसत्ता में छप जाए। तो आप लोग डेली जुड़े रहिए, कोई आर्टिकल छूटेगा नहीं। जो भी वर्तमान में जो भी आर्टिकल चर्चा में रहते हैं, एडिटोरियल चर्चा में रहते हैं, उन पर हम लोग बात करते रहते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है आज के 2 काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग बताइएगा, कोई सवाल हो आपका या फिर सुझाव हो तो सुझाव ज़रूर दिया करिएगा। सुझाव बहुत मायने रखते हैं। कुछ कमी रह गई हो और कुछ अच्छा किया जा सकता हो, तो उस तरह का सुझाव आप लोग दिया करिएगा। ठीक है।